हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे अतीत कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक के हम 3 पाठ पूरे कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 10 डेज हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसमें आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर रीड नहीं करा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे एचएसएससी है या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उन सभी के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स टारगेट करके ये सीरीज स्टार्ट करे हुए हूँ। तो आप प्लीज़ डेली रिवीजन अपना रेगुलर रखें। और आज हम कर रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, देखिए पार्ट 4 जो है आपका, क्या नाम है उसका, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मेन पॉइंट हमारा फर्स्ट क्या है, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। इस ऋग्वेद के अंदर सिर्फ 3 देवताओं का मुख्य रूप से जिक्र हुआ है, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि देवता जो है आग के देवता हैं, इंद्र देवता युद्ध के देवता हैं और सोम एक विशेष प्रकार का पौधा है जिससे खास प्रकार का पेय तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमारा, ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है हमारा, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा जो है वो किसका हिस्सा, भाषा परिवार भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ सिर्फ संस्कृत के बारे में बताया कि संस्कृत जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। आगे देखिए, आगे मेन पॉइंट है हमारा, पूर्वोत्तर जो प्रदेश है उनमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर के जो प्रदेश हैं आपके, उनमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मेन पॉइंट है हमारा, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच का संवाद एक यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट यही है कि व्यास और सतलुज प्राचीन नदियाँ हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद में जिनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मेन पॉइंट देखिए, ये देखिए, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जो युद्ध होते थे और युद्ध में अगर कोई राजा जीत जाता था तो उसके धन का कुछ भाग तो सरदारों को दे दिया जाता था, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा है विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए सिर्फ 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जन और विश। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे कि भरत जन या विश, यदु जन या विश, पुरुजन या विश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की है उनको आर्य कहा गया, और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा गया। विरोधियों का मतलब क्या है, जो इन्हें नहीं मानते थे, मतलब जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु जो है वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद के समय में दास जो प्रयोग है वो गुलामों के लिए किया जाने लग गया, लेकिन उस समय दास या दस्यु विरोधियों को कहा जाता था जो यज्ञ पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उत्तर पश्चिम भाग में ऋग्वेद की रचना की जा रही थी। आगे देखते हैं हम, शिलाखंड महापाषाण। शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर। महापाषाण कब्रें बनाने की
प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। 3000 साल पहले जो है महापाषाण कब्रों बनाने की प्रथा शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आगे क्या है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेडवेयर नाम से जाना जाता था। मृतकों को जो है मिट्टी के बर्तन साथ में रखे जाते थे और फिर उन्हें बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे जिनको बोला जाता था ब्लैक एंड रेडवेयर। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, मतलब कब्र में अंदर साथ में ये चीज़ें भी मिली हैं जो ये माना जाता था कि ये चीज़ें मृत्यु के बाद भी लोग प्रयोग करते हैं अगले जन्म में। ये देखिए, ये इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शवाधान या सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है। ये देखिए, ये रहा। ये पोर्ट होल, बड़ा सुराख जो है शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, यहाँ से जैसे जाने का रास्ता था इस होल के अंदर। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये जो सामान है ये लोहे के सामान, ये कब्रों से ही मिले हुए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जो ब्रह्मागिरी है। ब्रह्मागिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र के साथ 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यहाँ सिर्फ ये दिखाया गया है कि जो ज़्यादा अमीर थे उनके साथ जो कब्र में सामान मिला वो काफ़ी अच्छा सामान मिला, लेकिन कुछ गरीब थे तो उनके साथ सिर्फ बकरियाँ या कुछ एक दो खाने की चीज़ें या और हल्का फुल्का सामान मिला है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ 33 मनके एक साथ मिले, शंख मिला है, ब्रह्मागिरी के अंदर मिला है कब्र में ये। और ब्रह्मागिरी कहाँ है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनाम गांव। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है इनाम गांव। यह जगह 3600 से 2700 साल पहले 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ पे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आया हुआ है कि उत्तर की तरफ दिशा में सिर करके और दफनाने की प्रथा जो है वो कहाँ की है? इनाम गांव की है, ये महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए, चरक जो है, चरक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। उनके अनुसार जो चरक संहिता बुक लिखी हुई है उनके 2000 साल पहले के हैं हमारे चरक जो वैद्य हैं। उनके अनुसार ये कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि 206 हड्डियाँ हैं मनुष्य के शरीर में। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज आदि सभी हड्डियों को जोड़ कर ये बताया कि टोटल 360 हड्डियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरी एकत्रित की जाती थी। मछली की हड्डियाँ, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, ये बहुत सारे पशु और ये फल वगैरह के पेड़ जो हैं वहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, पार्ट 4। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट देखिए और क्या है हमारे वेदों की रचना। ये सिर्फ लास्ट में कंक्लूजन है कि वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले था और चरक लगभग 2000 साल पहले आए थे। ठीक है, इसके अलावा एक आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए जो इम्पोर्टेंट है। सूक्त, सूक्त क्या बताया था कि शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान। दास गुलामों के लिए यूज किया जाता था। महापाषाण सजाए गए पत्थर। अब देखिए फिलअप क्या है। डैश के लिए दासों का प्रयोग किया जाता था। दासों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? काम के लिए, सेवा के लिए किया जाता था। डैश में महापाषाण पाए जाते हैं। महापाषाण कहाँ मिले थे? हमारे दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत या कश्मीर में महापाषाण मिले थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे। किसका काम करते थे? चिन्ह का काम करते थे, मतलब प्रतीक थे वो, एक तरह से दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, या फिर कुछ अलग से संकेत देते थे वो। पोर्ट होल जो सिस्ट के अंदर यूज करते थे, क्या था? पोर्ट होल का इस्तेमाल सिस्ट में जाने के लिए होता था। ठीक है,
मुख्य द्वार एक तरह से हम उसका पोर्ट होल मानते थे। इनाम गांव के लोग अनाज, फल, जानवर आदि कई चीज़ें खाते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।